एक और शर्त मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर हम इसके उदाहरण लेंगे। एक तो फलन इस रूप में होना चाहिए, दूसरा फलन के लिए एक शर्त है कि फलन हमेशा सीमित होना चाहिए, फाइनाइट, मतलब y का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता है, अनंत विस्थापन नहीं हो सकता। तो हर x और t के लिए y का मान जो है वो सीमित होना चाहिए, वो अनंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस तरह की प्रगामी तरंग के समीकरण को बना सकते हो। लिख लो आप इस चीज को। प्रगामी तरंग का जो फलन है, प्रगामी तरंग का फलन x और t के हर मान के लिए, x और t के हर मान के लिए परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए मतलब सीमित होना चाहिए। y का मान अनंत नहीं हो सकता है। अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप बताना कि इसमें से कौन सी तरंग, कौन से समीकरण प्रगामी तरंग को परिभाषित कर सकते हैं और नहीं। ठीक है, इनमें से कौन से फलन प्रगामी तरंग को परिभाषित कर सकते हैं और कौन से नहीं। और अगर वो परिभाषित कर सकते हैं तो आपको तरंग का वेग बताना है और तरंग किस दिशा में जा रही है बताना है। ठीक है, किस पहला है x प्लस वी टी के रूप में आ रहा है क्या? ये आ रहा है, लेकिन 10 आगे है उसके, तो 10 को बाहर निकाल दो, तो 10 साइन 10 को बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2t। पहली बात तो x प्लस वीटी के रूप में आ रहा है, मतलब प्रगामी है। क्या सीमित है, इसको देखना पड़ेगा। तो साइन का मान हमेशा सीमित होता है प्लस और माइनस 1 के बीच में, मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये प्रगामी तरंग है। और है तो इसका वेग और दिशा, तो x प्लस वीटी आ रहा है, मतलब वेग हो गया 2 यूनिट, जो भी है x और t की यूनिट पर निर्भर करेगा। और दिशा क्या हो जाएगी इसकी, x प्लस वीटी मतलब माइनस एक्स। तो ये जो तरंग बनेगी प्रगामी तरंग, ये ऋणात्मक दिशा में जा रही है और इसका स्पीड है 2 यूनिट। ऐसे हम इसकी बात करें, प्रगामी तरंग है या नहीं? क्या इसका मान सीमित है या असीमित हो सकता है? e की पावर माइनस है और स्क्वायर, ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा स्क्वायर, और उसके आगे माइनस लगा है, मतलब e की घात माइनस, और e की घात अगर माइनस में तो उसका मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। ये सीमित है, ये बात क्लियर है।
अब उस रूप में है या नहीं, तो देखो उस रूप में लाया जा सकता है। तो x का जो गुणांक है 2, उसको कॉमन लेके बाहर कर दो। अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2t का वर्ग। तो आप देख सकते हो x माइनस वीटी के रूप में आ रही है। x माइनस वीटी है तो प्रगामी तरंग होगी। वेग क्या हो गया, 2 यूनिट, और दिशा क्या है इसकी, x माइनस वीटी मतलब प्लस x दिशा होगी। ठीक है, ऐसे हम बात करें इसकी। अब लॉग है ये, और लॉग में इस क्वांटिटी का मान, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लॉग का मान भी बढ़ेगा। तो अनंत हो सकता है। और दूसरी बात, इसका मान अगर 0 से कम किया तो लॉग परिभाषित नहीं होता है 0 से कम। तो सीधी सी बात है कि ये प्रगामी तरंग को निरूपित नहीं कर सकता। ये लग रहा है ऐसा करेगा, लेकिन x और t का मान बढ़ाते जाओ तो y का मान बढ़ते जाएगा। x को अनंत रख दोगे तो y अनंत हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कर सकता है, क्योंकि अनंत विस्थापन संभव नहीं है। ये सीमित जरूर है, लेकिन अंदर 3x प्लस टी स्क्वायर है। तो इसको आप x प्लस वी टी या x माइनस वी टी के फॉर्म में नहीं ला सकते हो, नहीं करेगा। फिर ये e की घात धनात्मक है, और जैसे जैसे घात बढ़ेगी e का मान बढ़ेगा। अनंत हो सकता है, नहीं करेंगे। आखिरी cos का मान सीमित होता है, अंदर x माइनस वी टी के रूप में आ रहा है। 10 cos 3 को कॉमन लेके बाहर करो, x माइनस 2 x माइनस वी टी के रूप में आ रहा है। वेग हो जाएगा 2 यूनिट और दिशा हो जाएगी प्लस x। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। ये किसी तरंग का या पल्स का फलन भी है। ठीक है, पहले तो प्रूव करना है कि प्रगामी तरंग है, इसका वेग और दिशा ज्ञात करना है। इसका वेग और दिशा, और हमें ज्ञात करना है कि तरंग में कण का अधिकतम विस्थापन कितना होगा, मैक्सिमम y, अधिकतम विस्थापन कितना होगा। और हमें इस तरंग का ग्राफ बनाना है। t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 1 सेकंड पर और t इक्वल टू 2 सेकंड, इस तरंग का ग्राफ बनाना। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, देखो क्या y का मान असीमित हो सकता है? y का मान असीमित नहीं हो सकता है कभी भी, ये आप देख सकते हो। जब हर राशि सबसे छोटी होगी तब y का मान अधिकतम होगा, और ये जो है सबसे छोटा अंक इसमें कितना हो सकता है? 0, ये बन जाएगा 2। इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, इससे छोटा कभी नहीं हो सकता है हर, और हर छोटा नहीं होगा तो y का मान बड़ा नहीं होगा।
अनंत तो नहीं होगा कभी y का मान, सीमित है। और x माइनस वीटी के रूप में आ रहा है, यहां पर x माइनस वीटी के रूप में आ रहा है, तो प्रगामी तरंग है x माइनस वीटी है, तो v कितना हो जाएगा 2 यूनिट। यूनिट क्या होगी, x मीटर में और t सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। और दिशा क्या होगी इसकी, प्लस x दिशा में जाएगी। और y का मान अधिकतम कितना होगा, तो जब इसका मान 0 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा अधिकतम मान। अब हम इसके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसका ग्राफ कैसे होगा वो बनाते हैं। समझना, इस तरफ विस्थापन है सेंटीमीटर में और इस तरफ माध्य स्थिति है मीटर में, ठीक है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर इसका फलन बनाऊं मैं, t इक्वल टू 0 पर y हो जाएगा 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखेंगे x इक्वल टू 0 पर इसका मान होगा 2, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो ओरिजिन पर जो कण रखा है वो ओरिजिन पर नहीं होगा, उसका विस्थापन हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर से विस्थापन है। +1 और -1 पर x का मान रखो अगर, तो ये हो जाएगा y बराबर 4/3, ठीक है, 4/3। t इक्वल टू 0 पर ये कण यहां पर आ गए, विस्थापित हो गए अपनी जगह से। ऐसे x इक्वल टू 2 रखो, 4/6 मतलब 2/3, 2/3। ये भी विस्थापित है अपनी जगह से। ऐसे 3 रखो, -3 और 3, 9 2 4/11, ठीक है। ये और विस्थापित है अपनी जगह से, और 4 पर और कम हो जाएगा मान। तो अगर इन सारे बिंदुओं को हम जोड़ दें तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, t इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब क्या, जो धागा है उसको आपने विस्थापित कर दिया, इस तरह से विक्षोभित कर दिया, तो धागा आप सीधा नहीं रहा, ऐसे मुड़ गया। और ये अनुदैर्ध्य तरंग भी हो सकती है। अनुदैर्ध्य में यह है कि कणों का विस्थापन तरंग की दिशा में होगा, ठीक है। तो हर कण अभी विस्थापित है, अब ये ऐसे ही नहीं रहेगा, प्रत्यास्थता ये विक्षोभ अपनी स्थिति बदलेगा। अभी किस दिशा में जा रहा है, ये जो तरंग किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इसका वेग है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो पैटर्न है
ये टाइम के साथ आगे शिफ्ट होगा इस तरह से। टाइम के साथ ये पैटर्न जो है ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और ये आगे की तरफ जब शिफ्ट होगा तो कण अपनी स्थिति बदलेंगे। अगले मोमेंट पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस कण की स्थिति यहां पर रहेगी, उसके नेक्स्ट मोमेंट पर ये कण यहां आ जाएगा। वास्तव में ये कण अपनी जगह ही दोलन कर रहा है, ये भी अपनी जगह दोलन कर रहे हैं, लेकिन इनका दोलन असमान है, कोई ऊपर नीचे गया, इसके कारण एक पैटर्न बना और वो पैटर्न समय के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक, क्या? हाँ, तो आगे जाके इसका मान कम होते जाएगा ना और फाइनली 0 पे जाएगा। ठीक है ना? ये जो है अनंत पर जाके टच करेगा, लेकिन x का मान y का मान लगातार कम होते जाएगा। अब उसको हम इतने माइन्यूट तरीके से ग्राफ में भी दर्शा नहीं सकते, ठीक है, बट y का मान लगातार कम होते जाएगा, अनंत पर जाके शून्य होगा। ये बात सही है, बट अब आप 5 पर देखो कितना आ जाएगा। 5 4/27, ठीक है, 4/27 मतलब लगभग ये हो जाएगा 1/7 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली वो अनंत पे जाके 0 को टच करेगा। ठीक, देन 1 सेकंड के बाद हमें ग्राफ बनाना है, कैसा होगा? तो सीधी सी बात है, अब नया इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ग्राफ ऐसा कैसे ही रहेगा, बस वो शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से। कितने मीटर से शिफ्ट होगा 1 सेकंड में? 2 मीटर से। मतलब जो उभार यहां पर बना है x = 0 पर, फिर कहां बनेगा वो? 2 मीटर वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर वाला यहीं रहेगा, 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा। बिल्कुल वैसे ही है, बस वो शिफ्ट हो गया। अब कणों की बात करूं तो ये कण यहां पर था, इसके नीचे गति हो रही है, और अब कुछ समय 1 सेकंड के बाद यहां। इस कण की बात करूं, पहले भी यही था, अभी भी यही है, तो बीच में क्या हुआ है? ये ग्राफ आगे की तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये वास्तव में ऊपर जाएगा और फिर नीचे आया है। ये जो उभार दिख रहा है, पहले उभार यहां था तो उभार आगे शिफ्ट होगा, जब उभार बीच में आया होगा ऊपर, ये कण ऊपर चला गया होगा, फिर वापस नीचे आया होगा। इस कण की गति ऐसे हुई होगी, ठीक है ना? इस कण की बात करो, पहले यहां था, अब ये ऊपर की तरफ चला गया। ये कण पहले यहां था, अब यहां आ गया। आप देख रहे हो हर कण अपनी जगह से विस्थापित हो रहा है, और उस विस्थापन के कारण इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ऐसे 2 सेकंड पर देखोगे तो ग्राफ कहां बनेगा 2 सेकंड के बाद? हाँ, उभार जो है वो 4 मीटर पे आ जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, फिर वापस उन कणों की स्थिति बताऊं मैं नेक्स्ट ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इस कण की, तो शुरुआत में यहां था 0 पे, 1 सेकंड के बाद यहां आ गया, और 2 सेकंड के बाद यहां पर, तो लगातार ये ऊपर जा रहा है। इसकी बात करूं, ये भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी बात करूं तो ये पहले यहां था, फिर यहां आया, ऊपर गया होगा और वापस नीचे आ गया। इसकी बात करो, नीचे आया और नीचे आ गया। वास्तव में कण अपनी जगह पर गति कर रहे हैं और उनके कारण ये इस तरह का विक्षोभ बन रहा है। तो विक्षोभ समय के साथ वो अपना स्थान बदल रहा है। ठीक है, इस विक्षोभ की गति को हम तरंग गति कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम तरंग के वेग की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरंग के वेग की। पहले मैं बात कर रहा हूं अनुप्रस्थ तरंग।
उसका वेग। तनी हुई डोरी में एक अनुप्रस्थ तरंग बनाई है, उसका वेग किन बातों पर निर्भर करेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, समझना। जो रस्सी है उसको हमने इस तरह से बांध दिया है, उसके एक हिस्से को इस दीवार से बांध दिया और दूसरा हिस्सा जो है इस बार से लटका दिया। बार बदल सकते हैं, तो बार के कारण इस रस्सी में तनाव आएगा। तो जो डोरी है उसमें तनाव T मान रहा हूं मैं। इसके अलावा डोरी का रेखीय घनत्व म्यू है। रेखीय घनत्व का क्या मतलब? मतलब 1 मीटर लंबी रस्सी का जो द्रव्यमान है वो रेखीय घनत्व कहलाता है। मतलब डोरी का द्रव्यमान बटा उसकी लंबाई। तो मान लो डोरी की लंबाई 10 मीटर है और उसका द्रव्यमान अगर 20 ग्राम है, ठीक है, तो उसका म्यू कितना हो गया? 2 ग्राम। ठीक है ना? कितना कहा मैंने? लंबाई 10 मीटर और द्रव्यमान अगर उसका 20 ग्राम है तो 2 ग्राम प्रति मीटर उसकी रेखीय घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है रस्सी के लिए। अब इस तनी हुई रस्सी में अगर हम कंपन पैदा कर रहे हैं, इसको थोड़ा खींच जोड़ छोड़ दो तो इसमें तरंग बनेगी। एक बार इसको खींच जोड़ छोड़ दो तो इस तरह का कंपन पैदा होगा और वो कंपन एक जगह स्थिर नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो उस कंपन का या उस तरंग का जो वेग होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसको लिख लो, फिर उसका वेग को डिराइव करते हैं। मान लो इस तरह से हमने इसमें कंपन पैदा किया, पल्स है, और ये पल्स जो है ये v वेग से इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना? तो ये तरंग जो है उसकी चाल है v वेग से इस तरफ बढ़ रही है। अब जरा ध्यान से समझना, जब तरंग गति करेगी तो उस माध्यम में मौजूद कण विस्थापित हो जाएंगे, वो भी गति करेंगे, वो अपनी जगह ही पर गति करेंगे, उनका दोलन होगा एक तरह से। अगर तरंग बनती है गति करेंगे, और हम जानते हैं कि जब भी दोलन होता है तो दोलन करता हुआ कण जब अपने अंतिम स्थान पर होता है तब उसका वेग 0 हो जाता है, और जब वो माध्य स्थिति पर होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। तो हम समझ सकते हैं कि इस समय इस तरंग में जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कण होगा उसका वेग कितना होगा? 0 होगा इस समय। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसके साथ एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर देता हूं, निर्देश तंत्र। रेफरेंस फ्रेम अटैच किए मैंने, वो रेफरेंस फ्रेम भी v वेग से आगे की तरफ बढ़ रही। मतलब जैसे रस्सी में तरंग बनाई वो v वेग चल रही v वेग से, और उसी v वेग से समझ लो कि हम कार लेके चल रहे हैं तरंग के साथ साथ। ठीक है, तो क्या हमें तरंग गति दिखेगी? अगर उसके साथ साथ चलेंगे, बाहर से देखेंगे तो हमको लगेगा कि तरंग अभी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, और उसके साथ साथ चलोगे तो आपको वहीं की वहीं दिखेगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, अब इस निर्देश तंत्र से मैं इस तरंग को देख रहा हूं, इस रस्सी को देख रहा हूं, तो तरंग मुझे वहीं की वहीं दिखेगी, लेकिन अब उल्टा होगा। सोचो आप, अगर आप एक कार से बैठ के जा रहे हो और आसपास किसी बिल्डिंग को देखते हो सड़क के किनारे, क्या वो बिल्डिंग पीछे भागती हुई नजर आएगी? वास्तव में तो वहीं की वहीं खड़ी है,
लेकिन आप जा रहे हैं तो आपके सापेक्ष में वो पीछे आती हुई नजर आएगी। मैं अगर बात करूं इस टॉप मोस्ट कण की, सबसे ऊपर वाले कण की, तो ये कण स्थिर है, इस क्षण पर ये कण स्थिर है, लेकिन हम चलते हुई कार से इस कण को देख रहे हैं तो ये कण उसी वेग से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब रस्सी का ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वास्तव में ये स्थिर है, लेकिन हम गति कर रहे हैं तो हमारे सापेक्ष में v वेग से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। क्या कोई डाउट? रस्सी के सबसे ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस हिस्से पर लगने वाले बल की बात करूंगा। अच्छा, उससे पहले रस्सी का हिस्सा मुड़ा हुआ है और जो भी वक्र या जो भी रेखा मुड़ी हुई होती है वो किसी न किसी वृत्त का पार्ट होगी, ठीक है ना। तो इसके अनुदिश में एक वृत्त बना लेता हूं इसके हिसाब से। तो इस तरह के वृत्त का ये पार्ट है। इस वृत्त की त्रिज्या r ले लेता हूं मैं, ठीक है। r इसके लिए हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब इसकी जो वक्रता है उसकी त्रिज्या r, ठीक। अगर ये ज्यादा मुड़ा हुआ रहता तो r कम होता, कम मुड़ा है तो r ज्यादा होगा, ठीक। केंद्र से मैं इस रस्सी के हिस्से को जोड़ देता हूं इन लाइंस, ठीक। छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, इसको बड़ा करके बताया मैंने। तो ये जो एंगल है, टोटल एंगल, इसको मैं डी थीटा कह देता हूं। छोटा सा एंगल है इसलिए इसको डी थीटा कह देता हूं, ठीक। अब समझना ध्यान से, इस रस्सी के छोटे से हिस्से पर कौन कौन से बल लग रहे होंगे। तो मैंने इस छोटे से हिस्से की बात की है, तो इस रस्सी को इधर की रस्सी भी खींचेगी और इधर की रस्सी भी खींचेगी अपनी तरफ। और किस बल से खींचेगी? जितना इसमें तनाव होगा उस बल से खींचेगी। दोनों तरफ तनाव लग रहा है। इसके अलावा इसका भार भी होगा, लेकिन अभी मैं भार को नगण्य मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तनाव जो है उसके सापेक्ष में भार नगण्य है। हल्की रस्सी, अगर रस्सी भारी होती इस स्थिति में तो उसके भार को भी लेना पड़ता, ठीक। तो हल्की तनाव बहुत ज्यादा है तो भार को इग्नोर किया मैंने। अब समझना, यहां पर दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक तो सीधी क्षैतिज और एक ये वर्टिकल, ठीक है। तो जो तनाव है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे तनाव। पहले मैं एंगल की बात करूं, ये कुल एंगल डी थीटा है, इसका आधा एंगल होगा डी थीटा बाय 2 और वही एंगल यहां भी आएगा तो ये एंगल डी थीटा बाय 2 होगा, इधर भी वही होगा। तनाव के दो कंपोनेंट, इस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा और इस तरफ साइन नीचे की तरफ। ऐसे इस तनाव का भी इस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा और इस तरफ साइन। तो कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब रस्सी पर तनाव के कारण कुल बल नीचे की तरफ कितना लगेगा? 2t साइन डी थीटा बाय 2, ये कुल बल लगा। अब सोचो, ये रस्सी का टुकड़ा v वेग से इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझको, ऊपर का टुकड़े की बात कर रहा हूं, और ये वक्र बन रहा है। मतलब मुझे ये लगेगा कि वास्तव में ये लकड़ी, ये जो रस्सी का टुकड़ा है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अब सोचो इस चीज को, एक रोड है, आगे जाके मुड़ गई। अब एक रोड पे कार चल रही है, यहां तो सीधी चल रही है, लेकिन यहां पर हमको दिखेगा कि एक वक्रीय पाथ में चल रही है, वक्रीय पथ में चल रही है। जिस क्षण आप देख रहे हो उस क्षण तो सीधी चलते हुए दिखाई देगी, लेकिन फिर भी उसका पथ वक्रीय है, तो आप कहोगे कि इसकी गति कैसी हो रही है? वृत्तीय गति हो रही, क्योंकि अगले ही मोमेंट पर उसकी जो स्थिति है वो वक्र में कहीं और होगी। आप कहोगे कि वृत्तीय गति कर रहा है। वृत्तीय गति का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे वृत्त में घूमो, वक्र है तो वहां भी वृत्तीय गति परिभाषित कर सकते हैं। तो वास्तव में इस मोमेंट पर ये v वेग से इस वक्र पे घूम रहा है, और जब भी आप किसी वक्रीय पथ पे घूमोगे तो वक्रीय पथ पे घूमने के लिए आपको एक
सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। इस सर्कल में, वृत्त में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, मतलब केंद्र की तरफ एक बल लगना चाहिए, तभी आप ऐसे घूम सकते हो, वरना नहीं घूम सकते, सीधे ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो जो अभिकेंद्री बल है वो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? 2t sin d थीटा बाय 2t sin d थीटा बाय 2 अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए। और अभिकेंद्री बल क्या होता है? dm v स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय। थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होगा, ये हो जाएगा 2t d थीटा बाय 2। मास को क्या लिख सकते हैं? तो रेखीय घनत्व रस्सी का म्यू है, तो 1 मीटर रस्सी की लंबाई, 1 मीटर रस्सी का द्रव्यमान म्यू है, तो इतने रस्सी का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसकी लंबाई निकाल लो, त्रिज्या r है, एंगल d थीटा है, तो म्यू गुणा r d थीटा, ये द्रव्यमान हो गया v स्क्वायर बाय r और d थीटा कट जाएंगे तो v आ गया √t बाय म्यू। मतलब ये हुआ कि अगर किसी रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग बनी है तो उस तरंग का जो चाल होगी वो √t बाय म्यू है। तनाव और म्यू दोनों पर निर्भर करें। अगर आप रस्सी को ज्यादा तान देते हो तो उसमें जो तरंग बनेगी वो बहुत फास्ट चलेगी, तनाव कम है तो स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे रस्सी हल्की है, पतली है तो वेग ज्यादा होगा, और मोटी रस्सी में वेग क्या होगा? तरंग का कम। ठीक है।